नारायण 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 नारायण। चक्र ये एक साइबर क्राइम पर आधारित, मुख्यतः डेटा सिक्योरिटी के इशू से रिलेटेड साइबर क्राइम पर आधारित एक तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म है। आज 19 फरवरी 2021 को इसे थिएटर में रिलीज किया गया है। मूल भाषा तमिल के साथ में ही तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन 3 और भाषाओं में इसका डब्ड वर्जन चक्र नाम से ही रिलीज किया गया है। पर इसका जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसे चक्र का रक्षक नाम दिया है। मैं सच में समझ नहीं पाता ये लोग ये जानबूझकर करते हैं या ये हिंदी ऑडियंस को बेवकूफ़ समझते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंटेलिजेंट समझते हैं या क्या क्या कारण है, मैं सच में समझ नहीं पाता। अब तमिल, तेलुगु तमिल तो मूल भाषा है, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन तीन भाषाओं में इसका डब्ड वर्जन चक्र नाम से रिलीज हो सकता है, तो हिंदी में क्यों नहीं? मतलब हिंदी में चक्र का रक्षक ये अलग से अपनी क्रिएटिविटी ये लोग क्यों दिखाते हैं? विजय द मास्टर, विवाह द मैरिज, पावर द शक्ति ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ आपको, पर क्यों ये हर बार ऐसा क्यों करते हैं? चलिए, इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है विशाल, श्रद्धा श्रीनाथ और रेजिना कसांड्रा। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय MS आनंदन, जिनकी ये पहली फिल्म है एज डायरेक्टर। सबसे पहले फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करते हैं। एक रॉबरी से फिल्म की शुरुआत होती है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर एक ही शहर में एक साथ में 50 अलग अलग जगहों पर 50 अलग अलग घरों में डाका डाला जाता है। 7 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति को लूटा जाता है। इसके बाद में शुरू होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले फिल्म की शुरुआत में 2 कैरेक्टर से हमारी पहचान करवाई गई है। एक है पुलिस इंस्पेक्टर गायत्री और दूसरा कैरेक्टर है उसका ही लव इंटरेस्ट चंद्रू। उसका पूरा नाम फिल्म में है सुभाष चंद्र बोस। वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है पर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के ऑफिसर उनको दिखाया है। अब ये दोनों इस केस को फिल्म में इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब देखिए, फिल्म की शुरुआत तो ठीक ठाक होती है, यानी जो रॉबरी है उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन दिखाया है वो सारी बातें कुछ हद तक हमें लॉजिकल लगती है, एकदम ही सर के ऊपर से वो बातें नहीं जाती। हालांकि फिल्म की शुरुआत भी थोड़ी सी ओवर ड्रामेटिक ज़रूर थी, पर फिर भी हम उन बातों को हजम कर पाते हैं। अब शुरुआत में ये जो क्रिमिनल है जिसने ये क्राइम किया है उसको अंधेरे में रखा गया है, तो मुझे लग रहा था कि यार ज़रूर कुछ बहुत बड़ा सस्पेंस होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर फिल्म के एंडिंग में रिवील किया जाएगा कि आखिर किसने ये क्राइम किया था। ऐसा मुझे शुरुआत में लगा। उस हिसाब से ही थोड़ी थोड़ी फिल्म आगे भी बढ़ती जाती है, पर इंटरवल से ठीक पहले अचानक से फिल्म सारे पत्ते खोलकर सामने रख देती है। मतलब फिल्म खुद ही उसका चेहरा हमें बता देती है। और फिर सेकंड हाफ के बाद में, इंटरवल के बाद में जो होता है ना, वो तो आप मुझसे पूछे ही मत। सीरियसली सर दर्द करने लग जाता है सेकंड हाफ के बाद में। एक के बाद एक फिल्म ऐसे झटके देती जाती है ना हमारे दिमाग को कि वो सहने की क्षमता कम से कम मुझ में तो नहीं थी, असहनीय हो जाती है। मैं सच कहता हूँ सेकंड हाफ के बाद में ये फिल्म। अब जिस क्रिमिनल को जिसने ये पूरा जिसे इतना मास्टरमाइंड दिखाया है, इतना इंटेलिजेंट बुद्धिमान दिखाया है, एक साथ में एक शहर में 50 जगहों पर वो रॉबरी करवा रहा है, डाका डाल रहा है, उसे अचानक से सेकंड हाफ के बाद में वो इतना कुछ एक बेवकूफ़ी भरे वो निर्णय लेता है जिसे देखकर सच में हंसी आती है हमें। और केवल वो बातें नहीं, मैं क्या क्या बताऊं आपको, हर एक बात सेकंड हाफ के बाद में ना थोड़ी भी हजम नहीं हो पाती। ऐसा लग रहा था जैसे अपने हाथों से इस फिल्म को खराब किया जा रहा है सेकंड हाफ के बाद में। मतलब फर्स्ट हाफ में भी फिल्म कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वहाँ पर भी कुछ लूप होल्स हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, पर फिर भी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया थोड़ी बहुत मतलब उतनी इलॉजिकल नहीं लगती है फिल्म की शुरुआत। पर सेकंड हाफ के बाद में तो पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने कुछ भी मतलब सेकंड हाफ में वो दिखाए जा रहे हैं। पर फिल्म की अच्छी बात यह है कि फिल्म केवल 2 घंटे और 10 मिनट की है। फिल्म की शुरुआत में इंटरवल कब आ जाता है हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि तब तक हम फिल्म में थोड़ा बहुत अपने आप को इन्वेस्ट कर पाते हैं कि भाई स्वतंत्रता दिवस पर 2 मास्क पहने हुए लोगों ने एक ही शहर में 50 अलग अलग जगहों पर डाका डाला है, 7 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उन्होंने लूटी है, और वो भी स्वतंत्रता दिवस पर। तो शायद कोई बहुत ही साइको ऐसा आदमी होगा जो दुनिया को कुछ संदेश देना चाह रहा होगा, और फिल्म के एंडिंग में उस साइको कैरेक्टर को हमारे सामने रिवील किया जाएगा जिसके अंदर कुछ बहुत दर्द भरा हुआ होगा, जो दुनिया को कुछ बहुत बड़ा संदेश देना चाहता है। वैसे भी फिल्म की शुरुआत में डिजिटल इंडिया को बहुत ज़्यादा कोसा जा रहा था, और जो चंद्रू का कैरेक्टर है वो भी काफ़ी सारे लेक्चर भी देता है फिल्म की शुरुआत में, जैसे कि वो ATM के बाहर वाला सीन था। तो ऐसे लग रहा था कि भाई कुछ बहुत डायरेक्टर के अंदर या उन्होंने खुद ही इस कहानी को लिखा है, तो वो कुछ बहुत बड़ा संदेश वगैरह या उस कैरेक्टर के अंदर कुछ बहुत दर्द छुपा हुआ होगा जिसने ये रॉबरी वगैरह की है। पर ना,
सेकंड हाफ में जाकर तो फिल्म खुद ही अपने आप से ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है। इसके अलावा फिल्म की एक और अच्छी बात यह है कि फिल्म में गायत्री और चंद्रू इन दोनों के बीच में प्रेम तो दिखाया है, पर उन दोनों की जो प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है, उसे डेवलप करने के लिए ज़्यादा कोई समय नहीं लिया है। बहुत ही शॉर्ट में उनकी ये प्रेम कहानी फिल्म की शुरुआत में ही हमें दिखा दी है। पर उन दोनों के बीच की एक बात थोड़ी सी हमें फिल्म में परेशान करती है। फिल्म में जो पुलिस ऑफिसर है गायत्री, उसको थोड़ा सा उनको बुद्धू दिखाना था, और जो आर्मी ऑफिसर है भारतीय सेना के जो चंद्रू, उनको ज़्यादा इंटेलिजेंट फिल्म में उनको दिखाना था। पर इसके लिए गायत्री को कुछ बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरे या नासमझी भरे निर्णय लेते हुए दिखाया है, जो मतलब ऐसे लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती गायत्री के कैरेक्टर को बुद्धू दिखाने की कोशिश की जा रही है। भले ही चलो आपको उस कैरेक्टर को थोड़ा सा नासमझ दिखाना था या बहुत गुस्सेल दिखाना था, गुस्से में बहुत कुछ गलत निर्णय वो ले लेता है, पर उसको थोड़ा तो रियलिस्टिक लगे, थोड़ा तो नेचुरल लगे, उस प्रकार से दिखाते तो और थोड़ा बेटर लगता। पर यहाँ पर तो जैसे फोर्सफुली वो ऐसा दिखा रहे हैं ऐसे लग रहा था। इसके अलावा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है उनको भी थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जा सकता था, जैसे कि जो कमिश्नर का कैरेक्टर है, या फिर जो एक थोड़ा सा कॉमिक टच देने के लिए एक पुलिस कांस्टेबल का कैरेक्टर डाला है उन्होंने, जो बीच बीच में पॉलिटिशियंस पर तंज कसता रहता है पूरी फिल्म में। तो उन दोनों कैरेक्टर्स को और थोड़ा सा अच्छे से लिखा जा सकता था। इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस को भी फिल्म में फोर्सफुली डाला गया था। कहानी में वैसे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसे कि फिल्म की शुरुआत में चंद्रू के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो उन्होंने एक फाइट सीक्वेंस को डाला है कार पार्किंग वाली जगह पर, और एंडिंग में भी जो एक फाइट सीक्वेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक तो थी ही, और पर इलॉजिकल भी था वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। मतलब सेकंड हाफ के बाद में तो कई सारी बातें बिल्कुल ही हजम ही नहीं हो पाती, काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल लगती है। अब बात करते हैं हम इसके हिंदी डबिंग की। देखिए, मैंने इसका तमिल वर्जन तो नहीं देखा है, हालांकि हमारे यहाँ पर तमिल वर्जन में इंग्लिश सबटाइटल्स थे, मैंने पूछा भी था थिएटर में, पर मैंने डायरेक्टली इसका हिंदी वर्जन ही देखा। तो फिल्म की शुरुआत में तो थोड़ा बहुत हमें पता चलता है कि हम एक डब्ड वर्जन देख रहे हैं, पर बाद में फिर फिल्म के एंडिंग तक मुझे याद भी नहीं आया कि मैं कोई डब्ड वर्जन देख रहा हूँ। तो हिंदी डबिंग बढ़िया थी। कुल मिलाकर अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं फिल्म को, पर सेकंड हाफ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा। मैं चक्र का रक्षक इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, थोड़ा बहुत वायलेंस है, एक दो एक्शन सीक्वेंस है, फाइट सीक्वेंस है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो परिवार के साथ में देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।